वेलकम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन अभी शुरू करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन चैप्टर। ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में सेकंड टॉपिक आएगा। अगेन द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज जनरली 6 to 7 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 4 से 5 मार्क की थ्योरी आती है और 2 से 3 मार्क के लिए तुमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अभी सबसे पहले तो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये क्या है पहले वो देखते हैं। ओके, विद माय वॉइस एंड स्क्रीन इज कमिंग क्लियर, so we can proceed further. ओके, चलेगा बच्चों। हाँ, तो अभी सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। तो अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एग्जैक्टली क्या है? टेंडेंसी मतलब क्या होता है? जब स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स मतलब मुझे डेटा का एनालिसिस करना है। तो डेटा का एनालिसिस करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो कंक्लूसिव एक नंबर चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। से फॉर एग्जांपल अभी कोरोना टाइम पीरियड चालू है। ओके, तो कोरोना टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये तो पता रहना चाहिए कि कौन सा पीक है, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर टेस्ट कमिंग। ये सब चीजें मुझे पहले से पता होनी चाहिए, या फिर डेटा दिया है तो मैं कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अभी जैसा 14 डेज कि कोरोना हो गया तो ऑन एन एवरेज 14 डेज रिकवरी को लगते हैं। तो ये 14 एक नंबर आया ना। यस, जरूर नहीं कि सभी लोग को 14 लगता हो, किसी को कम किसी को ज्यादा, कुछ ना कुछ तो लगता हो, पर ये ऑन एन एवरेज एक नंबर है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। तो टेंडेंसी इज मतलब वो एक नंबर किसके तरफ टेंड करता है या उसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आई हैव टू प्लॉट अप दिस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, ये सब चीजें मिलेंगे। तो एक नंबर रहेगा जिसके आसपास ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। यस, ऑब्वियसली सपोज मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर नंबर, सपोज ये नंबर पर्टिकुलरली इन सबको रिप्रेजेंट करता है, इसके आजू बाजू में सबसे ज्यादा नंबर्स है। ऑब्वियसली फिर अगर ये नंबर में चूज करूंगा तो ये 2-3 नंबर जो है ये इससे बहुत दूर है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत स्कैटर्ड है। ऑब्वियसली ये हो सके उतना रिप्रेजेंटेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर ढूंढना इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। से फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया की बात करूं तो जितनी इनकम है उसका वो 30% ही स्पेंड करते हैं, 70% सेव करते हैं। ये इंडियन लोगों की टेंडेंसी है। जरूरी नहीं कि सभी के सभी लोग 70% सेव करते रहेंगे, बट ये ओवरऑल पाया गया है कि इंडियंस जनरली सेव 70% ऑफ देयर अर्निंग्स। ओके, तो ये हो गया स्टेटमेंट। अभी मैं इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़, उसके ऊपर को मुझे बोलना है तो मुझे एक दो नंबर चाहिए, राइट। मैं हर एक के बारे में अलग अलग नहीं बोल सकता हूँ। तो मुझे वो 70% जो सेविंग मिला वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर था। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर कैलकुलेट करना इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जनरली सीए स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि वो एग्जाम के पहले पहले 8 घंटा पढ़ाई करते हैं। अब ये टेंडेंसी हो गई कि सीए स्टूडेंट 8 घंटा पढ़ते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे बच्चे 8 से ज्यादा पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे 8 घंटे से कम भी पढ़ते हो। सभी चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। हाँ, बट ये मोर और लेस एक एवरेज नंबर है जो इनको रिप्रेजेंट करता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मुझे कितने टाइप से करने को आता है या कितने वेज है जिसके मैं थ्रू ढूंढ सकता हूँ। तो ये गूगली क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलत कर जाते हैं। नंबर ऑफ वेज टू, ओके, अगर मुझे पूछा गया कि नंबर ऑफ वेज कि जिसके थ्रू मैं टेंडेंसी ढूंढ सकता हूं, तो देर आर 3 वेज। दैट इज अरिथमेटिकल मीन, पोजिशनल एवरेज, रेशियो एवरेज। ये 3 तरीके हैं। जनरली स्टूडेंट इसको 5 समझते हैं। दैट इज अरिथमेटिकल मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये समझो कि नंबर ऑफ वेज थ्रू विच वी कैन फाइंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज 3। 3 वेज से मैं ढूंढ सकता हूँ। ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक में तुमको डायरेक्टली दिखेगा। एंड 5 मेथड्स आर देयर जिसके थ्रू मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ, तो एम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मोड, ये 5 मेथड्स है एंड देयर आर 3 वेज जिसके थ्रू मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ सकता हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव नंबर ढूंढ सकता हूँ। तो टेंडेंसी अगर मुझे जानना ही है तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी सिंपल टू कंप्यूट, इजी होना चाहिए।
ये थियरी में मोर और लेस आ सकता है, सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस को कवर करके, अनएम्बिगुअसली मतलब क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड। इजी टू कॉम्प्रीहेंड मतलब शॉर्ट में अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलजेब्रिक मैलिमुलेशन होना चाहिए एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अंडरस्टैंड द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट। अभी ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो फिट नहीं होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस में दिया है उसमें वो फिट नहीं होते। दीज आर नोन एज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। से फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 ये ऐसी सीरीज में जा रहा हूँ और अचानक से मैंने 1 लाख लिख दिया या 1000 लिख दिया, तो ये इस सीरीज में फिट नहीं होता है, ये इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो गया। या यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने -500 लिख दिया, तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, हाँ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो गया। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब जो एक आधे पर्टिकुलर सीरीज को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तुम्हारा जो अकाउंट का सेशन है उसके पहले ही ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तुमको 15 मिनट का एटलीस्ट मिनिमम गैप मिलेगा। तो नेक्स्ट, तो ये तुम्हारा सीरीज है और इस सीरीज के जो एकदम हाईएस्ट वैल्यू है या लोएस्ट वैल्यू है, ये इस सीरीज से बिलोंग कर भी सकते नहीं भी कर सकते, पर अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है तो उसको एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस माना जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल एक तुम्हारे क्लास में कोई तो एक स्टूडेंट हो ही जाता है, अभी से फॉर एग्जांपल कि एक आधा स्टूडेंट होता है तुम्हारे क्लास के अंदर, क्या कि उसको कुछ भी पूछो, उसका मॉड्यूल स्कैनर, यश चांद पब्लिकेशन, सब कुछ वीडियोस देख के सब कंप्लीट, टेस्ट कंप्लीट, सब नोटेड, चार्ट्स, सब कुछ है। तो ये सब चीजें उसका रेडी है पहले से। तो एक बाकी लोग क्या बोलते हैं उसको देख के, अरे उसको छोड़ यार, उसके उसके नादी मतलब, वो अलग ही लीक का है, अलग ही लीक का है, मतलब इज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एक आध दो बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो भाई उसको देख के अपने को लगता है कि नहीं इसको से बनेगा कि नहीं, वो बोलता है ठीक है अपन एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे। तो ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है दोनों के दोनों। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट अभी इसके अंदर अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉल्व करना है, अभी फर्स्ट की तरफ आते हैं, अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन इज नथिंग बट एवरेज, जिसको अपन नॉर्मल टर्म्स में एवरेज बोलते हैं उसको अरिथमेटिकल मीन बोलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस तुमको एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या अंडरस्टैंड करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल की से फॉर एग्जाम्पल सीरीजेस, 3 टाइप के सीरीज होते हैं, सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो सिंपल, अभी सिंपल सीरीज मतलब कौन से, जो नंबर्स कॉमा फॉर्मेट में तुम देख सकते हो, 1 2 3 अप टू पर्टिकुलर नंबर, जनरली मैंने कॉमा फॉर्मेट में लिखा है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज मतलब होता है जो एक्स एंड एफ फॉर्मेट में तुमको दिए गए हैं, एक्स एंड एफ फॉर्मेट में। मतलब सपोज 5 10 15 20, 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी है 3, 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी है 5, 15 नंबर की 7, 20 नंबर की 3। अगर एक्स एंड एफ फॉर्मेट में दिया है तो उसको डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। ये सिंपल सीरीज, ये डिस्क्रीट सीरीज। नाउ कंटिन्यूस मतलब एक्स एंड एफ फॉर्मेट में ही होता है, बट यहाँ पे एक्स से तुम्हारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं। से मे बी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सो ऑन, 50 to 60, और फ्रीक्वेंसीज 3 5 7 2 4 ऐसा। तो क्लासेस और उसके सामने फ्रीक्वेंसीज को उसको कंटिन्यूस बोला जाएगा, इसको डिस्क्रीट सीरीज और इसको सिंपल सीरीज। तो ये सीरीजेस क्यों मैंने इंट्रोड्यूस की है, तो बेसिकली सीरीज इंट्रोड्यूस करने का मेन इंटेंशन था कि अलग अलग फॉर्मूलेज है, हर एक जो टेंडेंसी होती है उनको तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सीरीजेस होती है। तो अरिथमेटिकल मीन जो मेरा एवरेज है, अभी सपोज मुझे एवरेज निकालना है पर्टिकुलर सीरीज का, तो सिंपल सीरीज का फॉर्मूला है अरिथमेटिकल मीन, जिसको एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है एंड ऑल्सो म्यू से, इसको प्रोनाउंस किया जाता है म्यू, म्यू से भी डिनोट किया जाता है, एक्स बार से भी डिनोट किया जाता है, और एम भी उसको बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है सिंपल सीरीज का, है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, सिंपल सीरीज। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं
एंड कंटिन्यूस। सपोज मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, एंड कंटिन्यूस सीरीज का है सेम समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, जहां पे ये एक्स जो है वो मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हर एक का एक 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 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, एक तुमको करने को दूंगा और उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, अरिथमेटिकल मीन के प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अभी सिंपल सीरीज है ना, तो बेसिकली तुमको कैलकुलेटर पे इसकी टोटल लेनी है। से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 5 7 9 11, अभी ये 4 नंबर है, इसका मुझे अरिथमेटिकल मीन चाहिए, तो बेसिकली यू हैव टू डू ऑन कैलकुलेटर इन चारों का टोटल ले लो, 5 + 7 + 9 + 11, तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन मतलब टोटल, डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब कितने नंबर है, 5 + 7 + 9 + 11, एक सॉरी पहले टोटल ले लो कितना, 20 20 + 25 + 32, तो 32 डिवाइडेड बाय ये 4, तो बेसिकली तुमको मिल जाएगा 8। ठीक है, तो 8 तुमको एक्स बार या फिर म्यू या फिर अरिथमेटिकल मीन तुमको मिल चुका है। ठीक है, तो बेसिकली तुमको टोटल लेना है, नंबर्स काउंट करने, उसको डिवाइड करना है, नथिंग मोर देन दैट। अब इसमें एक होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अभी अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड होता है कि पर्टिकुलर इसका मैं गेस कर लेता हूं मन से, कि भाई मन से गेस करो कि इसका मीन क्या है। तो सपोज मन से गेस करके मुझे लगा नंबर 7 है, तो अज्यूम्ड मीन मतलब मैंने मान लिया कि ये 7 है, 7 ये मैंने अजम्पशन किया, सही है या नहीं गलत, ऑब्वियसली मैंने अजम्पशन किया, ये करेक्ट हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो जब भी मैं अज्यूम्ड कर लेता हूं कि ये मेरा मीन है, तो उसमें सभी नंबर में से ये नंबर माइनस करो और रिवाइज सीरीज निकालो, रिवाइज सीरीज हो जाएगा तो -2 + 0 + -2 0 2 4, ये सीरीज वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली अज्यूम्ड मीन प्लस अभी ये जो रिवाइज्ड है, ये इनको बोला जाता है डी। ठीक है, इनको बोला जाता है डी, तो इनका टोटल ले लो, डी का टोटल कितना आएगा, -2 + 0 -2 + 2 0, ये 4, 4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, ये 4, तो ये आएगा 7 + 1 8। तो बेसिकली पहले भी अपना आंसर 8 आया था, अभी भी आंसर अपना 8 आया। अज्यूम्ड मीन मतलब गिवन नंबर में से एक कॉमन नंबर, एक जो भी तुमको लगता है उसको मीन मान लो, और गिवन सीरीज में से वही नंबर माइनस करके रिवाइज्ड सीरीज ढूंढो। ये कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? जनरली बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बड़े बड़े नंबर्स है, तुमको लगता है कि यार ये कंप्यूटेशन के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये बड़ा नंबर सभी नंबर में से माइनस किया जाता है, माइनस करने के बाद रिवाइज सीरीज लाई जाती है, फिर वो रिवाइज सीरीज का मीन, वो जो बड़ा नंबर जो सबसे में से माइनस किया उसमें ऐड करके तुमको करेक्ट मीन मिलेगा। तुम्हारा मीन चेंज नहीं होता, जैसा मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन दूंगा, तुमको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स दो। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस चीज का सपोज मुझे मीन ढूंढना है। ओके, फटक से बोल दो इसका मीन कितना आएगा। ओके, 157। तो बेसिकली इन सब का टोटल लेना है। मोहित चौधरी हैज रेज द हैंड, कुछ डाउट है तो यू कैन चैट कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका आया 157, तो 157 इज मीन। ठीक है, अगर मैं इसको अज्यूम मीन करता हूं, अभी से फॉर एग्जांपल कि ये सीरीज के अंदर, सपोज ये सीरीज के अंदर मैंने अज्यूम्ड मीन करना चाहता हूँ। अज्यूम मीन मतलब मैं एक नंबर रैंडमली अजम्पशन करना चाहता हूँ और इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो एग्जाम के अंदर है ना, तुमको कंफ्यूजिंग वर्ड दिए जा सकते हैं कि से अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन इज ये नहीं कोई भी और दूसरे सीरीज का 150, अज्यूम मीन इज 150।
and sum of the differences from this assumed mean, summation of d is say 20 for n 10. तो मुझे बोलो कि करेक्ट मीन कितना है, ये अज्यूम्ड मीन है, ये अज्यूम्ड मीन है, तो करेक्ट मीन क्या रहेगा? यस, तो अज्यूम मीन 150 है, तो अज्यूम्ड मीन जो है अपना प्लस समेशन ऑफ डी बाय एन, ये करना पड़ेगा। अज्यूम मीन था अपना 150 प्लस समेशन ऑफ डी इज 20 बाय 10, तो आएगा 152। तो ये था सिंपल सीरीज। फिर आगे जाके अपन देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज। अभी डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना है, एक्स एंड एफ तुमको दिए रहेंगे, सपोज 2 4 6 8 एंड 10, and frequencies are also given 3 4 2 1 5। अगर इस तरीके से दिया है तो कैलकुलेटर का यूज भी तुम सीखो, तो कैलकुलेटर पे तुम्हारा सबसे फास्ट इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो भी होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालो, तो एफ एक्स कैसे करेंगे, ऑन योर कैलकुलेटर आई एम टेलिंग यू। तो पहले 2 इंटू 3, फिर इक्वल टू बटन दबा के मेमोरी प्लस, फिर करना चाहिए तुमने 4 इंटू 4 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 6 इंटू 2 इक्वल टू मेमोरी प्लस। अगर तुम इस फॉर्मेट में करते जाएंगे एंड सो ऑन, तो तुमको समेशन ऑफ एफ एक्स इसका टोटल मिलेगा। ये नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं रहेंगे एग्जाम में, एंड डायरेक्टली यू गेट द टोटल। तो टोटल कितना आ रहा था, कोई बता पाएगा? 6 16 12 8 50 92। ठीक है, सपोज 92 मेरा टोटल आया, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जो है ये तुम्हारे कैलकुलेटर पे डायरेक्टली एमआरसी प्रेस कर दो, एंड में एमआरसी प्रेस कर दो, तो तुमको डायरेक्टली इसका टोटल मिल जाएगा। तो जो 92 है ये तुम्हारे कैलकुलेटर पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, एंड यू कैन सेव द टाइम इन एग्जाम। एंड समेशन ऑफ एफ, यहाँ पे क्लासिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं 1 2 3 4 5, 5 करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। नहीं, ये क्लासिक मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तुमको ये डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना है। समेशन ऑफ एफ ही एन होता है, ये पहले दिमाग में डाल लो। पर बहुत बार क्या होता है, गलती से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते, तो फ्रीक्वेंसी तुमको टोटल लेना पड़ेगा, 7 + 2 9 10 एंड ये 15, तो तुमको डिवाइडेड बाय 15 करना है, और आने वाला आंसर 6.133 ये रहेगा। तो 6.133 इज योर मीन, तो ये तुम्हारा अरिथमेटिकल मीन मिला है। ओके, अगर ये जो डेटा है 2 3, मतलब ये बेसिकली अगर इसको मुझे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है, 2 इज 3 टाइम्स, 4 is for 4 times, 6 is for 2 times, 8 is for 1 time and 10 is for 5 times। ये बेसिकली ये सिंपल सीरीज है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली दो नंबर 3 बार आ रहा है, तो x2 है जो 3 बार आ रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। बच्चों को ये भी याद रखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं रहती है, एंड इट इज नेवर इन फ्रैक्शंस। फ्रीक्वेंसी कभी भी ना फ्रैक्शन में रहेगी ना कभी निगेटिव रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है कि पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो दो नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, निगेटिव तो हो नहीं सकता, एंड फ्रैक्शंस में भी आ नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं रह सकती। अगर है तो वो डेटा अब्सर्ड है, रॉन्ग डेटा है, उसके अंदर तुम्हारे सोल्यूशंस नहीं निकल सकते। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, बेसिकली यही सीरीज इस फॉर्मेट में मैंने लिख दी। तो डिस्क्रीट सीरीज, अब एक दूसरा एक मतलब अभी मैं एक और एक डेटा दूंगा, इसका डिस्क्रीट सीरीज का आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके, टेल मी योर एक्स बार। इसका क्या आना चाहिए आंसर?
हाँ, बच्चों ध्यान में रखो कि x निगेटिव हो सकता है, x निगेटिव रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी तुम्हारी निगेटिव या फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। योर x कैन अज्यूम एनी वैल्यू। तुम्हारा x फ्रैक्शन में हो सकता है, तुम्हारा x जीरो हो सकता है, तुम्हारा x निगेटिव हो सकता है। x इज एन ऑब्जर्वेशन, इट कैन बी एनीथिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चेक करना है कि हिमाचल प्रदेश का क्या टेम्परेचर है, तो निगेटिव में भी जाता है, कभी कभी जीरो भी होता है, कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। तो एक्स कैन अज्यूम एनी वैल्यूज। तो इसके हिसाब से आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के हिसाब से मैं ये करता हूँ, ये -4 30, तो इसका टोटल 55 माइनस 16 49 नहीं 39 आता है शायद। हाँ, तो 39 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 18 प्लस 21। हाँ, तो 39/21 ये तुम्हारा जो पहले आंसर आ रहा था, द आंसर इज 39/21 का। एक मिनट, मैं एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ लगा तो। 1.85। तो 1.85 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये 1.85 का आंसर आना चाहिए। सर एग्जाम के अंदर क्या करना चाहिए? एग्जाम के अंदर तुम 2 डिजिट या 4 डिजिट तक एक्यूरेसी रख सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन डायरेक्ट अरिथमेटिकल मीन पूछा है, अरिथमेटिकल मीन डायरेक्टली पूछा है, तो ऑप्शंस देखो कितने डिजिट तक है, उस हिसाब से कैलकुलेटर पे रखो। बट अगर सपोज अरिथमेटिकल मीन दूसरे कौन से फॉर्मूले में यूज हो रहा है, जैसे कि आज के चैप्टर में ही अपन डिस्पर्शन चैप्टर में जब जाएंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे टाइम पे कैलकुलेटर पे पूरे डिजिट्स रखना चाहिए मेमोरी प्लस फॉर्मेट में। ठीक है, तो जनरली 2 डिजिट से 4 डिजिट तक ही आंसर एक्यूरेट होता है। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज का इस तरीके से। अभी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी तुम चाहिए तो मतलब x में से एक पर्टिकुलर नंबर माइनस कर सकते हो, फिर उसका आंसर निकाल के जो नंबर माइनस किया उसी नंबर में वो ऐड कर सकते हैं। मतलब सपोज मैंने इसी पूरे नंबर में से सपोज 10 माइनस कर दिया था, 10 माइनस कर दिया था, तो मैं मुझे समेशन ऑफ d बाय n ये अभी भी वैलिड है। तो यहाँ पे सिर्फ समेशन ऑफ d बाय n की जगह समेशन ऑफ fd बाय n करना पड़ेगा। बाकी तो मतलब जैसा अभी तुमने x इंटू एफ किया है, तुमको d इंटू एफ करना पड़ेगा। होल कैलकुलेशन रिमेन्स द सेम। बेसिकली अज्यूम्ड मीन मेथड ये तुम्हारी सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज सभी में काम आती है। ओके, फिर अपन आते कंटिन्यूस सीरीज की तरफ। अभी कंटिन्यूस सीरीज मतलब जहां पे x तुम्हारा से फॉर एग्जाम्पल क्लासेस के फॉर्मेट में है। क्लासेस दिए वाले 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and frequencies are 2, 3, 5, 2, 1। अगर सपोज ऐसे कुछ दिए हैं तो सबसे पहले सर इस डेटा को हम, ये इंक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज है। अगर फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा हो गया रहेगा तो यू नो इट इज अ इंक्लूसिव टाइप ऑफ सीरीज। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने की जरूरत है क्या? एक्सक्लूसिव मतलब सर इनका डिफरेंस निकालो, हाफ इसमें माइनस हाफ इसमें प्लस, ये सब चीजें। तो ये सब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करने की जरूरत है क्या? अभी देखो एक्चुअली जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ने गलती से कर भी दिया तो क्या होता है, सपोज 10 to 14 है, 10 to 14 को क्या लिख सकते हैं, 9.5 से 14.5, और ये नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगी 14.5 से 19.5। अभी क्या चाहिए, जब भी कंटिन्यूस सीरीज होती है बच्चों तुमको लगेगा रिवाइज्ड एक्स, ठीक है, ये एक्स डैश ये एक्स, तो इसका मिडिल वैल्यूज लेना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि फॉर्मूला है अपना समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स है तो उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 10 to 14 इंटू 2 ये फंक्शन मैथमेटिकली परफॉर्म नहीं हो सकता है, तो आई नीड सम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस, इस क्लास का। तो इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, उसका मिडिल वैल्यू। तो उसका मिडिल वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो मिडिल वैल्यू देखो 10 प्लस 14/2, 10 प्लस 14/2 क्या आता है 12, तो ये हो गया इसका मिडिल वैल्यू। अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, इसका आंसर बोलो 9.5 प्लस 14.5/2, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसका भी आंसर 12 ही आएगा। तो कन्वर्ट करे तो भी आंसर सेम रहेगा, नहीं करे तो भी सेम रहेगा। तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम? तो जब अरिथमेटिकल मीन निकालना है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर कर भी देते हो तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट यू विल वेस्ट योर टाइम, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मतलब ये कन्वर्ट करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। तो यस, टू सेव द टाइम अपन ये कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इसको जैसे क्या वैसे रहने दो। तो बेसिकली तुम्हारे मिडल वैल्यूज निकालो, 15 टू 19 का 17, 20 टू 24 का 22, इसका आएगा 27 और इसका आएगा 32। ओके, तो एफ मिल गया, रिवाइज्ड एक्स मिल चुका है। अभी मुझे चाहिए एफ एक्स कॉलम। जैसा अपन अभी ये हो गया बेसिकली डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन, एफ है एक्स है। तो बेसिकली एक स्टेप के बाद कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। तुमको अभी ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका x बार जो है समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, ये करके 20.846 आ रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग कैलकुलेशंस करेक्ट है। तो बेसिकली तुमको इसका टोटल एक लेना है और फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, यहाँ पे पुटअप करके सॉल्व करना है। तो बेसिकली अपने यहाँ पे स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप इज जो कंटिन्यूस सीरीज है, जो क्लासेस है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ढूंढो मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू निकालते समय इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव करने की कोई जरूरत नहीं है, किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये डिस्क्रीट सीरीज जैसा क्वेश्चन हो जाएगा और फिर तुमको सॉल्व करना है। तो 20.84 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी तुमको करने दे रहा हूं, सॉल्व करो, लेट्स चेक द आंसर। हाँ, यस, तो सबसे पहले तुमको रिवाइज्ड एक्स निकालना पड़ेगा। रिवाइज एक्स विल बी 4.5, 10.5, 16.5, 22.5 एंड 28.5। ये तुम्हारे रिवाइज्ड एक्स आएंगे। अभी ये डिस्क्रीट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ करना है। योर समेशन ऑफ एफ विल कम टू 14, 15 एंड ये 18। तो ये 18 आया। कोई मुझे बोलेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स कितना रहा है? 285। थैंक्स। तो 285 बाय 18 तुम्हारा 15.833। तो ये आंसर आना चाहिए। तो 285 बाय 18 करके 15.833 ये तुम्हारा कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से अरिथमेटिकल मीन मिल चुका है। दैट इज नथिंग बट एक्स बार। अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक स्टूडेंट को सबको ध्यान देना है कि जब भी आंसर आता है टेंडेंसी के, तो ये देखो कि ये जो सबसे हाई लोएस्ट वैल्यू है 3 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 30, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। 15.833 देखो 3 एंड 30 के बीच में आया। यस, इसके पहले के भी आंसर तुम चेक कर सकते हो। 10 एंड 34 के बीच में क्या 20? यस, करेक्ट है। यहाँ पे -2 एंड 10 है। -2 एंड 10 के बीच में आ रहा है क्या 1.85? यस। तो कोई भी अरिथमेटिकल मीन का क्वेश्चन तुम ले लो, कोई भी अरिथमेटिकल मीन का क्वेश्चन तुमको ये समझ में आएगा
कि जो टेंडेंसी का आंसर आता है, ये टेंडेंसी का आंसर तुम्हारे हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही आता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही मिलेगा। अगर तुम्हारा ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच में नहीं मिल रहा है, मतलब तुमने 101% कोई तो गलती की है। लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये टेंडेंसी है, इनका रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव इनके बीच में कहीं होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो 3 एंड 30 के बीच में ही होना चाहिए आंसर, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव है। इट कैन नॉट बी लेस देन 3 और इट कैन बी मोर देन 30। ओके, फिर अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिकल मीन। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? तो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिकल मीन, अरिथमेटिकल मीन की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एखादे सीरीज में से अरिथमेटिकल मीन खुद माइनस हुआ और फिर उसके जो डिफरेंसेस आते हैं उनका अगर मैं टोटल लेता हूं, इट विल बी जीरो। द समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। मतलब पूरे ऑब्जर्वेशंस में से x बार अगर गया तो डेविएशन, इसको और एक वर्ड यूज किया जा सकता है जो थ्योरी में तुम कंफ्यूज हो सकते हो थ्योरी क्वेश्चंस के वहां पे, तो इसको डेविएशन भी बोला जाता है। तो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन is always zero. Say for example 2, 3, 5, 7. Sorry, 1, 3, 5, 7. तो अभी इसका अरिथमेटिकल मीन आएगा तुम्हारा 4। ठीक है, तो अगर मैं हर नंबर में से 4 माइनस कर दूं, हर नंबर में से 4 माइनस करूं, तो 1 माइनस 4, तो मुझे रिवाइज्ड सीरीज मिलेगी। रिवाइज सीरीज मिली -3, -1, 1 एंड 3। ओके, तो अभी ये था मेरा ओरिजिनल सीरीज, इसमें से मैंने इसका मीन माइनस किया, तो ये आए डेविएशंस। तो अभी ये डेविएशंस का अगर मैं टोटल लूंगा, ये 4 नंबर का अगर मैं टोटल लूंगा, इट विल बी 0 और ये हमेशा रहेगा। तो ये तुमको थ्योरेटिकली भी याद रखना है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन इज 0। फिर वो डिस्क्रीट सीरीज हो, सिंपल सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, टोटल 0 ही आएगा। ठीक है, ये तुमको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, आफ्टर दैट, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपनी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर एखादी सीरीज में सेम नंबर रिपीट होता है। अभी ये जो प्रॉपर्टी है तुमको एम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। क्या हर चीज के लिए एप्लीकेबल है? अगर एखादी सीरीज के अंदर वही नंबर रिपीट होता है, 2 2 2 2 2, ठीक है, तो इसका अरिथमेटिकल मीन भी खुद वही नंबर रहेगा 2। तुमको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर एंड चेक इट। तो अरिथमेटिकल मीन वही खुद नंबर रहता है। इसको थ्योरेटिकली कैसे बोलेंगे? इफ इन ए सीरीज अ पर्टिकुलर नंबर से कांस्टेंट k इज रिपीटेड फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स, देन अरिथमेटिकल मीन वुड बी तो k। ठीक है, तो थ्योरेटिकली भी वर्डिंग्स पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। तो अगर कांस्टेंट के रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज, तो अरिथमेटिकल मीन रहेगा तुम्हारा k। या फिर एक आधे सीरीज के अंदर कोई भी एक नंबर 2 2 3 3 4 4 5 5 रिपीट हुआ, कितने बार भी रिपीट होने दो, तो उसका अरिथमेटिकल मीन वो खुद एक नंबर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर जगह काम आता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, तुम्हारे क्या बोल सकते, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मेनी टाइम्स इट विल बी यूज्ड। नाउ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो व्हाट इज चेंज ऑफ ओरिजिन? चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब होता है एक आधे पर्टिकुलर सीरीज, सपोज सीरीज दी वाली है ये, इस सीरीज में एक पर्टिकुलर कोई नंबर ऐड या लेस कर देना, ऐड या लेस कर देना। सपोज मैंने 2 नंबर ऐड किया, तो इट विल बी, या सपोज हर एक में से मैंने 5 माइनस कर दिया, ओके, तो ये दोनों सीरीजेस जो है इनको बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। पर इसका ओरिजिन ये सीरीज है, इधर से ये 2 सीरीजेस मुझे मिले, इसमें मैंने -2 +2 किया है, यहाँ पे मैंने -5 किया है। जब एक आधे सीरीज के अंदर सभी ऑब्जर्वेशन के साथ, ये हमेशा याद रखना कि सभी ऑब्जर्वेशन के साथ सेम चीज परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सेम नंबर के साथ सभी के साथ नहीं करते, तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल नहीं माना जाएगा। सभी ऑब्जर्वेशन के साथ होना बहुत जरूरी है। सभी ऑब्जर्वेशन में वो प्लस और माइनस होता है,
तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोला जाता है, या मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसको चेंज ऑफ स्केल बोला जाता है। तो अगर एक आधे पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल करता हूं तो मुझे जो उसका अरिथमेटिकल मीन है वो भी चेंज होगा। इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, मतलब ये बोथ से अफेक्ट होगा। अभी बोथ से अफेक्ट होगा तो कैसे? सपोज मुझे एक्स बार दिया है एंड वाई बार मुझे ढूंढना है, तो कैसे करना? तो जो भी इक्वेशन दिया है, सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ऐसा इक्वेशन दिया है, तो कुछ भी नहीं है, एक्स बार की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करो और इसको सॉल्व करो, आने वाला आंसर y, ये तुम्हारा y बार रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x बार दिया 4 और तुमको y बार पूछा है, और मैंने बोला है कि जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है x सीरीज के ऊपर वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और मुझे y बार पूछा है, तो क्या आएगा y बार? सॉल्व करो। हाँ, -1। तो बेसिकली मुझे 4 की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है, तो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो 3y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -1। तो यस, तो मुझे y बार मिला -1। तो पूरे टेंडेंसी के लिए, सिर्फ अभी के लिए नहीं, तो अभी मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर वो मीन दो, मीडियन दो, मोड दो, एचएम दो, जीएम दो, कुछ भी दो। अगर वो 4 है तो x का मीडियन 4 है तो y का मीडियन -1, x का मोड अगर 4 है तो y का मोड -1, अगर x का जीएम 4 है तो y का जीएम -1 है, अगर x का एचएम 4 है तो y का एचएम -1 है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ये दोनों से अफेक्ट होता है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बेसिकली तुमको उसको ज्यादा टेंशन में मत लो, सिर्फ इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, ये याद रखो। फॉर टेंडेंसी, डोंट कंफ्यूज विद द डिस्पर्शन। तो टेंडेंसी 5 होते हैं अपने, एएम जीएम एचएम मीडियन मोड, तो ये पांचों के लिए इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिकल मीन। तो अरिथमेटिकल मीन की लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 2 से 3 सीरीज को मिक्स करके मैं आंसर निकाल सकता हूं क्या? यस, n1 x1 बार, n2 x2 बार, सपोज n1 दिया है मुझे 2, x1 दिया है 10, n2 दिया है 5, x2 बार दिया है 12, n3 दिया है 20 एंड x3 बार दिया है सपोज 15। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि ये 3 सीरीजेस है, ये तीनों सीरीज का मिला के मुझे कॉमन अरिथमेटिकल मीन चाहिए। ये 3 सीरीज है, मतलब क्या होता है बेसिकली, सपोज ये 11th के बच्चों के मार्क्स है, ये 12 बच्चों के मार्क्स है, सीए फाउंडेशन के बच्चों के मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स एग्जाम के। तो मुझे ये जानना है कि भाई 11th हो या 12th हो या फाउंडेशन के बच्चे हो, कोई भी हो, स्टैटिस्टिक्स में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स है, फिर वो कोई भी क्लास का हो, ये क्लास वाइज था, तो मुझे सबका मिला के बीसीए का स्कोर चाहिए। तो बीसीए का स्कोर चाहिए तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन, तो कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन तुमको करना पड़ेगा n1 x1, इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 20, इन दोनों का आएगा 60, इसका आएगा 300। तो तुमको 20 प्लस 60 प्लस 300 डिवाइडेड बाय सबके एन 2 प्लस 5 प्लस 20 दैट इज 27। तो ये आएगा तुम्हारा 14.07। तो 14.07 ये क्या है? सपोज 11th की बैच में ऑन एन एवरेज मार्क्स आए 10, 12th के बैच में आए 12 और सीए फाउंडेशन के बच्चों को आए 15 स्टैटिस्टिक्स में। तो ओवरऑल बीसीए का स्कोर में बोलूंगा तो बीसीए के स्टूडेंट्स को 14.07 मार्क्स मिले, जिसको कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन। अभी कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन के थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि महाराष्ट्र स्टेट, नहीं, हाँ,
तुम्हारे 3 फ्रेंड्स लोग गए, हर एक ने अलग अलग प्राइसेस में मैंगोज खरीदे हैं। नहीं, वेट, ठीक है। ए ग्रुप ने ए ग्रुप का ऑन एन एवरेज वेट है, ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। ऑन एन एवरेज वेट है इनका 100, इनका 120 पाउंड्स, और इनका 70 पाउंड्स, और इनका 100 पाउंड्स। ए ग्रुप के अंदर 3 स्टूडेंट्स है, इधर 5 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स है। तो मुझे एवरेज जो वेट है इन सब का मिला के चाहिए, एवरेज वेट। तो इसको अरिथमेटिकल मीन कंबाइंड से निकाला जाएगा। बोलो इसका कितना आएगा एवरेज वेट? हाँ, ये n है और ये x है। यस, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट योर अरिथमेटिकल मीन। अभी अरिथमेटिकल मीन के बाद आता है मीडियन या फिर पूरे पार्टीशन वैल्यूज। मीडियन है फिर पार्टीशन वैल्यूज। अभी पार्टीशन वैल्यूज क्या होते हैं? पार्टीशन वैल्यूज मतलब एक आधे सीरीज को इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कट करना। ठीक है, तो तुम्हारे पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, सपोज 2 पार्ट में करते हैं तो वो होता है मीडियन, इसके पार्ट्स होते हैं 2। फिर आता है 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले क्वार्टाइल, ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ये पार्ट्स है, एंड नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज है। तो ये मीडियन एक ही होता है, क्वार्टाइल 3 होते हैं। अगर मुझे गिवन ऑफ ऑब्जर्वेशन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ऑक्टाइल्स बोला जाता है उनको। ऑक्टाइल्स 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो होते हैं 7। सेम वे होता है डेसाइल, डेसाइल 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं और डेसाइल होते हैं 9। एंड परसेंटाइल, परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल होते हैं 99। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज हो गए, और ये हो गया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसको यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी फटाफट देखते हैं कि सिंपल सीरीज में ये पार्टीशन वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। तो सपोज मुझे एक आधे सीरीज का सपोज D3 पूछा है, D3 सपोज मैं सीरीज ले रहा हूं यहाँ पे, ये रैंडम मैंने सीरीज ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे D3 निकालने को बोला है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगने चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले D3 ढूंढने का तरीका या कोई भी पार्टीशन वैल्यू ढूंढने का तरीका n+1 कर देना, n+1 डिवाइडेड बाय, अभी डेसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है जैसे अपन ने देखा था अभी फिलहाल 10, और मुझे कौन सा चाहिए डेसाइल? थर्ड डेसाइल चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स थे, तो बेसिकली n+1 हो जाएगा 8/10 × 3, तो 0.8 इंटू 3 आएगा 2.4। तो बहुत सारे बच्चे इसको ही आंसर मान लेते हैं। तो 2.4 इज नॉट द आंसर, 2.4 इज अ पोजीशन। तो ये तुमको समझना पड़ेगा, ये पोजीशन है, ये आंसर नहीं है। तो 2.4 पोजीशन पे कौन सा नंबर है? तो तुमको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे 5 था, सेकंड पोजीशन पे 7 था, तो ये सेकंड, तो 2.4 को तुमको डिवाइड करना है, 2.4 को डिवाइड करना है। देखो, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा था? 1 2 7 था, 7 नंबर था, तो ये 7 नंबर प्लस, तो जो 0.4 है ना, जैसे का वैसा लिखो, 0.4 जैसे का वैसा। 7 के बाद वाला नंबर 9, 9 माइनस 7, तो 7 प्लस ये 2 इंटू 0.4 आता है 0.8, तो 7.8 तुमको आंसर आएगा।
तो 7.8 विल बिकम योर डेसाइल 3। तो 7.8 विल बिकम तुम्हारा डेसाइल 3। अगर डेसाइल 3 की जगह अगर तुमको पूछा रहता कि ऑक्टाइल 2, तो तुमको क्या करना है, n+1/8 इंटू 2 करना है। ये याद रखो कि n+1 इज कांस्टेंट, ये डिवाइडेड बाय में ये इससे रिप्रेजेंट होगा। ऑक्टाइल है तो 8 से करेंगे, डेसाइल है तो 10 से करेंगे, परसेंटाइल है तो 100 से करेंगे, क्वार्टाइल है तो 4 से करेंगे, और उसके बाद जो नंबर दिया है डेसाइल 3, 2, उसको इंटू मल्टीप्लाई कर दो। इससे आने वाला आंसर रहेगा पोजीशन, उस पोजीशन पे क्या नंबर है वो देख के सॉल्व करो। अभी ऑक्टाइल 2 निकालना है, तो क्या आएगा, 8/8 इंटू 2, तो बेसिकली 2 आएगा। तो 2 इज द नॉट आंसर, 2 इज नॉट द आंसर। 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 7, तो 7 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो अभी एक सीरीज में तुम दो वैल्यूज ढूंढो, फिर अपन डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर चले जाएंगे। सपोज सीरीज दी वाली है मैंने, सपोज ये सीरीज दी है और मैंने तुमको पूछा है डेसाइल 5 या फिर परसेंटाइल 22 ढूंढो। सबसे पहले डेसाइल 5, D5 बोलो। सबसे पहले ये समझे क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है। 0, 1, 3, 5, 9, 14 एंड 15। ठीक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है। फिर डेसाइल 5 आएगा तुम्हारा n+1/10 इंटू 5। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 8/10 इंटू 5, आटा ये आएगा 4। तो फोर्थ नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आना चाहिए 5। बहुत बच्चों ने ना 9 बोल दिया था, स्टार्टिंग में 9 बोल दिया था, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भूल गए, तो ये गलती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो तुम स्टार्ट इतने गड़बड़ में कर देते हो कि तुम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भूल गए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर ही आंसर निकाल। तो फोर्थ पोजीशन आ गई, फोर्थ पोजीशन पे 1, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो 5 आना चाहिए। परसेंटाइल 22 कितना है, परसेंटाइल 22। ओके, अगेन यहाँ पे भी थोड़े बच्चों ने आगे पीछे कुछ तो किया है। परसेंटाइल 22, तो 7+1 8/100 इंटू 22 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8/100 इंटू 22, सबसे पहले मुझे वो चेक करना पड़ेगा। 8/100 इंटू 22, तो ये 1.76 आता है। 1.76 ये पोजीशन है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 0, 0 प्लस 0.76, उसका नेक्स्ट नंबर है 1 माइनस 0, तो 0.76 शुड बी द आंसर। 0.76 शुड बी द आंसर। 1.76 दिया तो भी गलत, 5.76 कुछ कुछ बचे दिए, मुझे नहीं पता क्यों। 0.76 शुड बी द आंसर। ओके, तो अभी अपन आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अभी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्स एन एफ 2, 4, 6, 8, 10। ओके, 2, 4, 6, 8, 10। और फ्रीक्वेंसीज देखो, सपोज फ्रीक्वेंसीज दिए हैं ऐसे, कुछ फ्रीक्वेंसीज तुमको दिए हैं। तो हमेशा याद रखना कि पार्टीशन वैल्यूज के अंदर सबसे पहले CF निकालना बहुत जरूरी है, लेस देन CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और X जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। दो थंब रूल, X तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ है, अगर असेंडिंग में ऑर्डर में है तो ही करना। और दूसरा CF निकालना बहुत जरूरी है, तो लेस देन CF 3, 7, 9, 14, 15। ठीक है, तो ये आया लेस देन CF। तो लेस देन CF जब हो गया, उसके बाद जो प्रोसीजर अभी करी वो सेम है। से फॉर एग्जांपल मैं एक ही बता रहा हूँ, सपोज मुझे ऑक्टाइल 6 निकालना है, तो ऑक्टाइल 6 n+1 प्रोसीजर सेम, ऑक्टाइल 8 पार्ट में डिवाइड करता है इंटू 6,
तो एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अगेन बच्चे मिस्टेक कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, ये नहीं करना है तुमको। एन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, 7 + 2 9 + 5 14 + 1 15, तो ये 15 है। तो 15 + 1 15 + 1 16/8 × 6, तो आया 12। तो आंसर 12 नहीं है, 12 इज नॉट द आंसर, 12 इज अ पोजीशन। तो बच्चों तुमको क्या करना है, लेस देन सीएफ में 12 कहां पे आता है वो देखना है। लेस देन सीएफ के अंदर, लेस देन सीएफ के अंदर 12 कहां पे आता है, 3। ये 3 मतलब होता है 1 से 0 से लेके 3, 7 मतलब 3 के बाद 7 तक, ये। तो 12 जो है 9 के बाद आता है, मतलब ये वाला जो है इसको हाईलाइट करना पड़ेगा तुमको। ये वाला है जो इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 जो है 9 के बाद आता है यहाँ पे। तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स 8, इसके, ये जो है इसको हाईलाइट करो और 8 है वो आंसर बन जाता है। तो आंसर इज 6, 6 इज योर आंसर। तो तुमको करस्पॉन्डिंग एक्स को रिप्रेजेंटेटिव देखना है, वो तुम्हारा आंसर रहेगा। समझ में आया। फिर वो कुछ भी हो जाए, फिर मेडियन पूछो, ऑक्टाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, कुछ भी पूछो, तुमको यही तरीका अपनाना है। ओके, समझ गया। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज तुमको मीडियन ढूंढना है एंड क्वार्टाइल 3 ढूंढना है। पहले मीडियन का आंसर बोलो इसका। ओके, बहुत सारे आंसर्स आए मुझे, 3 6 7 9 12, बाप रे, सभी टाइप के आंसर आ गए, नॉट एक्सपेक्टेड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो रिवाइज करो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। 3 6 9 12 15 फ्रीक्वेंसीज, ये हस्बैंड है तो इनकी वाइफ है, फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को मत दो, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 2, 12 का आंसर आता है 5 और 15 का है 3। तो उसके बाद तुमको लेस देन सी एफ ढूंढना है, लेस देन सी एफ। तो ये 1 3 5 10 13, ठीक है। तो अभी ये तुमको लेस देन सी एफ मिला। अभी मीडियन कैसे ढूंढेंगे, n+1/2, n+1 मतलब ये 14/2, 14/2 आता है 7, 7 आंसर नहीं है। मैंने देखा है कि किसी बच्चे ने 7 आंसर को लिख दिया। 7 इज नॉट द आंसर, 7 इज अ पोजीशन, 7 तुमको इसके नीचे ढूंढना है। तो ये अगर मैं ढूंढूंगा तो यहाँ पे मिलेगा 7 5 के बाद। तो 12, 12 इज द आंसर। 12, बहुत सारे बच्चों ने 9 को बोला है, 9 नहीं 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 के बाद, 7 5 के बाद आता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये 12 इज द आंसर मीडियन का। अभी क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 n+1/4 × 3, n+1/4 × 3। तो ये क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल लो पहले। तो ये आया तुम्हारा 14, 14/4 × 3। तो 14/4 × 3, 14/4 कितना आएगा, 8 की जगह। हाँ, तो ये आता है 10.5, ठीक है। तो 10.5 मुझे यहाँ पे ढूंढना है। हाँ, वेरी गुड, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिला मुझे। तो सबको याद रखो, सर ये 10.5 10 के बाद आता है, मतलब 15 हो गया। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो गलत आंसर है। अभी सभी लोग ध्यान देंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ।
तो ये 10.5 जो आया अभी, 10.5 जो आया ये करके, तो जब कभी भी, सबका ध्यान इधर है एवरीबॉडी, हाँ, ये 10.5 जस्ट खत्म हुआ, मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी खत्म होती है वहां पे ये 10.5 है। ओके, इस 10 का मतलब समझ रहे हो, ये 10 का मतलब समझते हो कि जहां जब 10 होंगे तब 12 नंबर आता है। ठीक है, एक मिनट, ये 12 नंबर है, इसके बाद 15 नंबर 3 टाइम्स आता है, 12 नंबर 5 बार आया, 12 नंबर 5 बार आया, उसके बाद ये 15 नंबर आया 3 बार। तो ये यहाँ पे ही 10वां पोजीशन हो गया था और यहाँ पे 11वां पोजीशन शुरू हुआ है। ओके, यहाँ पे 11वां पोजीशन शुरू हुआ है। तो जब कभी भी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जहां पे लेस देन सी एफ खत्म होता है और वहीं पे पॉइंट लग रहे 10.5 ऐसा आंसर आ रहा है, तो तुमको 10th पोजीशन पे क्या है, 10th पोजीशन पे 12 नंबर है, 10th पोजीशन पे 12 नंबर है, 10th पोजीशन पे 12 प्लस 0.5, प्लस 0.5, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 15 है, तो 15 माइनस 12 करना पड़ेगा, इसका आंसर आएगा 13.5। 13.5 आंसर है इसका, क्वार्टाइल 3 का आंसर 13.5, जो कि किसी ने भी नहीं दिया। तो ध्यान दो, तुमको क्या करना है, लेस देन सी एफ निकालना है। अगर ये आंसर 10.5 आता है, जस्ट यहाँ पे खत्म हुआ ना 10 और 10.5 आया, ऐसे टाइम पे क्या करना है तुमको, जैसा अपन सिंपल सीरीज का करते हैं वैसा, 10th पोजीशन पे क्या था 12, 12 प्लस ये 0.5 जैसे का वैसा, तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 15 है, तो 15 माइनस 12 इंटू 0.5, तो 13.5 ये आंसर आएगा तुम्हारा। तो यू विल गेट द आंसर 13.5। समझ में आया क्या? ये मैंने टेस्ट में भी लिखा था बहुत बार, तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। तो जब कभी भी जस्ट खत्म होता है तुमको ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर मैं कंटिन्यूस सीरीज में आता हूं, सपोज अभी मैं कंटिन्यूस सीरीज में हूं, अभी कंटिन्यूस सीरीज मतलब कौन सा? ओके, कंटिन्यूस सीरीज, यहां पे एक्स जो है वो क्लासेस के फॉर्मेट में रहेगा, क्लासेस के फॉर्मेट। एंड फ्रीक्वेंसीज है सपोज ऐसे। अभी यहां पे मुझे चाहिए मीडियन, अभी यहां पे मुझे चाहिए मीडियन, तो अभी मुझे यहां पे मीडियन चाहिए, तो कैसे ढूंढेंगे? तो अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं चेक करो, सर कर लिया चेक, फिर लेस देन सी एफ निकालो, लेस देन सी एफ, 2, 6, 11, 14, 15, ये लेस देन सी एफ निकाल लिया। ओके, लेस देन सी एफ, अभी मुझे चाहिए मीडियन, तो मीडियन के लिए अपन करते थे हमेशा n+1/2, ठीक है? तो अभी से याद रखो कि सिंपल सीरीज के लिए n+1 नहीं करना रहता है, n/2 ही करना रहता है, तो n/2, तो फ्रीक्वेंसी की टोटल आती है देख लो 15, तो 15/2, 15/2 आता है 7.5, तो 7.5 कहां पे आता है, ये यहाँ पे आता है। हाँ, तो 7.5 ये इस क्लास में आता है, तो इसको बोला जाएगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो n/2 करके मीडियन क्लास ढूंढना है। फिर मीडियन का फॉर्मूला देखो, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, तो L1 इज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का लोअर लिमिट, इस क्लास का लोअर लिमिट क्या आएगा 20, तो ये 20, ये 20 यहां पे लिख देना। n/2 आया था अपना 7.5, 7.5 माइनस सी एफ, माइनस सी एफ,
सी एफ मतलब जो अपन ने हाईलाइट किया वो 11, सॉरी इसके ऊपर का हाईलाइट किए, उसके ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो हाईलाइट क्लास है उसके ऊपर की होती है, सी एफ ऑफ अर्लियर क्लास 6, एफ ऑफ दैट क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, तो 6 जो हाईलाइट हुआ उसके ऊपर वाला, और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 5 इंटू आई, आई इज क्लास लेंथ, 20 to 30 का क्लास लेंथ है 10, तो 10, तो 20 प्लस ये आएगा 1.5 बाय 5 इंटू 10, तो 23 आएगा, तो 23 इज द आंसर ऑफ मीडियन। समझ में आया? शॉर्ट में तुमको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं देखो, लेस देन सी एफ, जो अपन पहले हर मेथड में कर रहे थे n+1 करके, तो अभी n+1 नहीं करना है तुमको, सिर्फ n डिवाइडेड बाय करना है, जो भी सपोज क्वार्टाइल 3 रहता था तो n/4 इंटू 3 करता था, ऑक्टाइल 2 पूछा रहता था n/8 इंटू 2 किया रहता, तो ऐसे बहुत सारे तरीके, मतलब इस तरीके से तुमको पहले वो क्लास को हाईलाइट करना है और उस क्लास को फिर इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो मैं अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन कलर से ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ इधर वाले पार्ट से चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। ठीक है, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, कि सपोज मैंने क्वार्टाइल 3 पूछा रहता तो n/4 इंटू 3 यहाँ पे लिखे रहते, ऑक्टाइल 2 पूछा रहता तो n/8 इंटू 2 ऐसा लिखा रहता, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। तो कंटिन्यूस सीरीज में तुमको कुछ भी ढूंढना रहा तो इस तरीके से ढूंढेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, तुमको सॉल्व करना है। क्वार्टाइल 2 ढूंढना है, बोलो क्वार्टाइल 2 इसका कितना? ओके लेट्स चेक। हाँ, तो सबसे पहले इसको लेस देन सी एफ ढूंढो, लेस देन सी एफ 3, 7, 8, 10 एंड 15, तो क्वार्टाइल 2 मैंने बोला था, तो फ्रीक्वेंसी की टोटल आ रही है 15, n/2 करना पड़ेगा, नहीं सॉरी n/4 इंटू 2, क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड करता है, मुझे सेकेंड क्वार्टाइल चाहिए, तो 15/4 इंटू 2 तो आया 7.5। ओके 7.5, तो क्वार्टाइल टू 7.5 आने के बाद हाईलाइट अगेन, जैसा मैंने बोला था ऊपर, ये ध्यान देना, जहां पे लेस देन सी एफ जस्ट खत्म होता है
यहाँ पे जस्ट खत्म हुआ ना, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, इन दोनों के बीच में का है, ठीक है। तो बच्चों तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं, एक मिनट, ठीक है, इसको अपन हाईलाइट करेंगे। अभी इसको हाईलाइट करने के बाद अभी तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा Q2 का L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई। लोअर लिमिट है तुम्हारी 15 प्लस एन बाई टू आया 7.5 माइनस सी एफ इसके ऊपर वाला 7 एफ ये खुद 1 इंटू क्लास लेंथ। अभी सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे 15 नहीं आता, माय मिस्टेक, सॉरी, ये इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 14.5 आता है, ये 14.5 आता है, ये एक्सीडेंटल एरिया था। तुमको जब भी पार्टीशन वैल्यूज ढूंढनी है, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 15 हो जाएगा 14.5। तो 14.5 प्लस अभी आई है क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ ये तुमको लगेगी 4, नहीं ये 5 है। तुम इसको कन्वर्ट करो 14.5 से लेके 19.5, ये उसका रिवाइज क्लास हो जाएगा, तो ये 5 में डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आएगा 5। तो 14.5 प्लस 0.5 इंटू 5, तो ये 2.5, तो 14.5 प्लस 2.5 15, 17 शुड बी द आंसर। तो 17 आंसर आना जरूरी है, ठीक है, तो 17 शुड बी द आंसर। तो ये 14.5 में कन्वर्ट करना जरूरी है इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, क्या बोल सकते हैं, पार्टीशन वैल्यूज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के पार्टीशन वैल्यूज अपने हो गए। तो अभी पार्टीशन वैल्यूज निकालने के बाद मतलब मीडियन तुम्हारा कवर हो गया, फिर आता है मोड। मोड कैसे निकाला जाता है? मोड बेसिकली तुम्हारे मोड अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है पहले वो चेक करो। मतलब मोड, मोड मतलब फैशन, फैशन मतलब जो सब लोग फॉलो करते हैं वो चीज। गिवन सीरीज के अंदर सभी के सभी नंबर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में आते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में आते हैं, तो वो मोड हो जाता है, ठीक है। अभी से फॉर एग्जाम्पल 2 3 3 4 3 4 5 4 3 ये सीरीज दी है मैंने। तो ये सीरीज के अंदर तुमको मोड ढूंढना है, तो मोड ढूंढना पॉसिबल है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया वो देखो। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? 3, नंबर 3 आया, तो मोड हो जाएगा 3। और इसको यूनी मॉडल बोला जाता है। यूनी मॉडल मतलब एक मोड। जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही मोड हो, जैसा बाकी टेंडेंसीज में होता है कि एक ही टेंडेंसी का आंसर आता है। सबको ये ध्यान देना है कि एक ही टेंडेंसी नहीं, मतलब मीन, मीडियन, जीएम, एचएम, इन सब के अंदर एक ही आंसर आता है। बट मोड एक अकेला ऐसा टेंडेंसी है जिसमें मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है, अभी 4 देखो 3 बार आया था। अगर से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कॉमा 4 लिख दिया, कॉमा 4, तो अभी देखो 3 भी 4 बार आया और 4 नंबर खुद भी 4 बार आया, तो यहाँ पे मोड बन जाएंगे, यस मोड बन जाएंगे 3,4। तो ये हो जाएगा बाय मोडल, मतलब दो मोड है, इसके अंदर दो मोड है। सपोज इसी सीरीज के अंदर अगर मैंने 2 को भी और 3 बार लिख दिया, इसी सीरीज में 3 और बार लिख दिया, मतलब दो नंबर भी कितने बार हो गया? अभी 4 बार हो गया। तो यहाँ के मोड बन जाएंगे अभी 2,3,4। तो इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल मतलब दो से ज्यादा मोड्स भी पॉसिबल है, दो से ज्यादा मोड्स भी पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आया? यूनी मॉडल, बाई मॉडल,
मल्टी मॉडल। एक ही नंबर सबसे ज्यादा बार आया, मल्टी मॉडल। बहुत सारे नंबर्स ज्यादा बार, दो नंबर ज्यादा बार आए तो बाय मॉडल। बहुत सारे नंबर्स आ गए तो मल्टी मॉडल। कितने भी मोड हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ये सीरीज मैंने तुमको दे दी, ओके, मुझे बोलो कि इसमें कितने मोड्स है, नंबर ऑफ मोड्स। ओके, एज एक्सपेक्टेड। बहुत लोगों को क्या लग रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। सर सभी के सभी दो दो बार आए हैं, तो सभी के सभी मोड। जब एक आधे सीरीज के अंदर, अगर एक आधे सीरीज के अंदर सभी चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दो भी दो बार आया, तीन भी दो बार आया, चार भी दो बार आया, पांच भी दो बार आया, छह भी दो बार आया, तो तुमको लगेगा कि ये पांच मोड है। नहीं, ये नो मोड है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है मतलब कोई ज्यादा नहीं है। मोड मतलब मैंने क्या बोला था, मोड मतलब मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया। सबसे ज्यादा बार आया क्या कोई? कोई भी नहीं आया। Sorry. तो सबसे ज्यादा बार जो आया वो मोड। कोई भी सबसे ज्यादा बार नहीं आया, तो सबसे ज्यादा बार नहीं आया तो मोड ही तो नहीं बन सकता है। तो मोड है ही नहीं यहाँ पे, तो नो मोड। ये ट्रिक क्वेश्चन है, तो सबको ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, अभी इसका बोलो, इसका मोड बोलो। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक आधे सीरीज के अंदर सेम नंबर आता है, नहीं, एक आधे सीरीज के अंदर अगर सेम नंबर आता है तो वो ही खुद वो मोड बन जाता है। ठीक है। हाँ, तो एक सीरीज के अंदर एक ही नंबर आ रहा है तो यस, उसको ही मोड बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी उसको वही बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो मोड के इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज अगर रहा, डिस्क्रीट सीरीज सपोज, ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स को मोड बोला जाता है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 5 और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स है 5, तो 5 विल बी द मोड। सपोज यहाँ पे मुझे मोड ढूंढना है, फ्रीक्वेंसीज है, बोलो यहाँ पे मोड कितना। यस, अगेन नो मोड, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है। सेम फ्रीक्वेंसी रहेंगे तो मोड नहीं आता है। सेम फ्रीक्वेंसी रहे तो मोड नहीं आता है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो अब बोलो मोड। यस, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 15 है, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स विल बी द मोड, तो यस, 15 विल बी द मोड। यस, यहाँ पे मोड आएगा 15। अगर मैंने इसको भी 15 कर दिया तो यस, फिर दो मोड बनेंगे, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग एक्स विल बिकम द मोड, तो 6, 15 ऐसे बाय मॉडल बनेगा। ओके, अभी कंटिन्यूस सीरीज पे आ गए। कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज का मोड ढूंढना है। कंटिन्यूस सीरीज का मोड ढूंढना है।
अब एक कंटिन्यूस सीरीज का मोड ढूंढना है, तो सपोज वैल्यूज दिए मैंने एक्स के, हाँ, और फ्रीक्वेंसीज दिए सपोज ये फ्रीक्वेंसीज दिए हैं मैंने। अभी मुझे इसका मोड ढूंढना है, तो सबसे पहले मोड मतलब जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 7। तो पहले तो इस क्लास को हाईलाइट कर, हाईलाइट करने के बाद मोड का फॉर्मूला देखो, मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F0 माइनस एफ ऑफ माइनस वन, टू F0 माइनस एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ माइनस वन इंटू आई और सी। तो सबसे पहले L1 मतलब लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट 40 है ना, तो इसको तुमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों कि ये एक इंक्लूसिव सीरीज है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 39.5 लिखना पड़ेगा, 39.5, 39.5 प्लस F0 फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, 7 माइनस एफ ऑफ माइनस वन इसके पहले वाला, एफ ऑफ माइनस वन इसके पहले वाला। देखो इसको F0 बोला जाता है, इसको एफ ऑफ माइनस वन बोला जाता है, उसके नेक्स्ट वाले को F1 बोला जाता है। जो हाईलाइट हुआ वो F0, उसके ऊपर वाला एफ ऑफ माइनस वन, उसके नीचे वाला एफ ऑफ वन बन जाता है। तो F0 इज 7, एफ ऑफ माइनस वन इज 2, 2 इंटू 7 माइनस एफ ऑफ वन कितना है 3, एफ ऑफ माइनस वन है 2 इंटू आई। आई मतलब होता है क्लास लेंथ, क्लास लेंथ कितनी है, सबको 9 लगेगी बट इट इज 10, इट इज 39.5 से लेके 49.5, 39.5 से लेके 49.5, तो ये आएगी 10। ठीक है, तो 39.5 प्लस 7 माइनस 2 आता है 5, 7 इंटू टू 14, 14 माइनस 5 इंटू 10, तो 39.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 कितना आता है बोलो। 45.055। इमेजिन करता हूं कि बच्चों ने करेक्ट कैलकुलेशन करे, तो करेक्ट आंसर इज 45.055, 055। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। कैसे करना समझ में आया? जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हाईलाइट करो, फिर L1 उसका लोअर लिमिट, जबकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी F0 उसके ऊपर वाला एफ ऑफ माइनस वन, उसके नीचे वाला एफ ऑफ वन, और फिर क्लास लेंथ से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं, उसके बाद अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओके, सपोज एक्स एंड एफ में दे रहा हूं, एक्स है ओके एंड फ्रीक्वेंसीज आर, ओके मुझे मोड बोलो।
ओके, लेट्स चेक। सपोज हाईएस्ट, सपोज क्या, यही है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5। तो फॉर्मूला हो गया अपना L1 प्लस F0 माइनस एफ ऑफ माइनस वन डिवाइड बाय 2 F0 एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ माइनस वन इंटू आई, बराबर। तो L1 लोअर लिमिट हो जाएगी तुम्हारी, ये देखो इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इस क्लास को, ये क्लास रिवाइज हो जाएगी 15 से 21 तक हो जाएगी, 15 से 21, तो ये हो जाएगा 15। F0 फ्रीक्वेंसी है 5 माइनस एफ ऑफ वन माइनस 3, 2 इंटू 5 माइनस 3 माइनस 1 इंटू क्लास लेंथ है 6, 15 से 21 में 6 नंबर्स आते हैं, तो 6, तो ये 15 प्लस ये 2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 आता है 6, तो 6 गेट कैंसल, 17, यस 17 शुड बी द आंसर। 17 ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लाई करेक्ट। तो अभी अपन है ना एक 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, आफ्टर दैट वी विल रेज्यूम अगेन, ठीक है। 2-4 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपन GMHM पे शिफ्ट हो जाए। ओके, ओके बच्चों, आर यू स्टिल देयर? ओके, ठीक है। तो अपना मोड हो चुका था, तो वी आर स्टार्टिंग विथ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, प्रॉपर्टीज बच गए थोड़े से, 2 मिनट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो पार्टीशन वैल्यूज होते हैं, पार्टीशन वैल्यूज, ओके, तो वहां पे एक चीज है जो तुमको फॉलो मतलब ध्यान रखनी है। योर क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू ऑक्टाइल 2 इज इक्वल टू परसेंटाइल 25। ये एक फॉर्मूला है, या तुमको अगर एग्जाम में दो तीन वैल्यूज ढूंढने निकालनी है तो ये सब इक्वल होते हैं। योर क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू ऑक्टाइल 4 इज इक्वल टू परसेंटाइल 50 इज इक्वल टू मीडियन, एंड नेक्स्ट इज your quartile 3 is equal to octile 6 is equal to percentile 75। ये है नेक्स्ट थिंग जो है। हाँ, जो तुम्हारा मीडियन है, अगर ऑब्जर्वेशन से मीडियन मैंने माइनस किया और उसके ऑब्सोल्यूट डिफरेंसेस लिए, ऑब्सोल्यूट डिफरेंसेस, तो उनका सबसे टोटल मिनिमम रहेगा। तो दैट इज समेशन ऑफ x माइनस मीडियन इन मॉड इज इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूं, 5 7 9 10 12, ठीक है। तो एक सीरीज है, इसका मीडियन क्या रहेगा, जो मिडल में आता है 9, तो 9 इज अ मीडियन। अगर मैं सब में से 9 माइनस कर देता हूं, सब में से 9, 5 माइनस 9 माइनस 4, 7 माइनस 9 माइनस 2, ये 0, ये 1, ये 3, ओके। तो ये आंसर आया। अभी एक्चुअली इसको माइनस मत रखो, तो इसको पॉजिटिव ही रहने दो, मतलब भले माइनस आता रहेगा, पॉजिटिव है। इसका टोटल लो, 4 प्लस 2 6 प्लस 0 6 प्लस 1 7 प्लस 3 आता है 10, तो ये आता है 10। अभी कोई भी नंबर अदर देन 9, कोई भी नंबर इसमें से तुम माइनस करेंगे, अदर देन 9 कोई भी नंबर इसमें से माइनस करेंगे, तो टोटल 10 से नीचे नहीं आ सकती है। ये 10 सबसे मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस है, तो ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज अगर मैं एक रैंडम नंबर 10 माइनस करता हूँ इनमें से, तो आएगा 5 3 1 0 2, इसका टोटल ले लो, 3 प्लस 3 6, ये आएगा 11। तो तुमको कुछ भी कर लो, 10 के नीचे का नंबर नहीं दिखेगा। 10 दिख सकता है एक बार, पर 10 के नीचे का नंबर नहीं दिख सकता। ये है मीडियन का जादू। तो अगर सभी ऑब्जर्वेशन से मीडियन माइनस किया और ऑब्सोल्यूट जो नंबर्स है उनका टोटल लिया, इट विल बी द मिनिमम, ओके। बाकी प्रॉपर्टीज मैंने जो बोले, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, ये सभी को एप्लीकेबल है। मीन, मीडियन एंड मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ओके। तो मीन, मीडियन एंड मोड अपना देखना हो चुका है।
तो एक याद रखना कि सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहा, सिमेट्रिकल, तो ये ऐसा जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेम है, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मीन वहीं पे मीडियन एंड मोड रहेगा। बट असिमेट्रिकल रहा, असिमेट्रिकल मतलब थोड़ा सा पॉजिटिवली स्क्यूड या थोड़ा सा, ये सॉरी निगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये निगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। छोटा सा मॉडरेटली निगेटिव या पॉजिटिवली स्क्यूड रहा तो एक फॉर्मूला बन जाता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं मीन माइनस मीडियन, नहीं मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, सॉरी, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये जब तुम्हारा पॉजिटिवली या निगेटिवली स्क्यूड है मॉडरेटली, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुमको बहुत बार पूछा जाता है। सपोज मैंने मीन दिया 24, मीडियन ये मीन है, और मीडियन दिया मैंने सपोज 30, तो मोड निकालो। मीन दिया, मीडियन दिया, मोड निकालो। यस, 42 इज द करेक्ट आंसर। ये 24, ये पता नहीं, ये 3, ये 24 माइनस मीडियन 30। ठीक है, तो 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस ये 18, तो एक्स हो जाएगा 24 प्लस 18, इट इज नथिंग बट 42, तो 42 हो जाएगा। तो ये मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन के केस में आएगा। तो ये, और एक चीज तुमको जो सबको ध्यान रखनी है, क्वार्टाइल्स कैन बी यूज टू फाइंड आउट स्क्यूनेस। क्वार्टाइल्स के थ्रू अपन वो सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है, पॉजिटिवली निगेटिवली अपन ढूंढ सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल Q2 माइनस Q1 एंड Q3 माइनस Q2, अगर सपोज ये इक्वल है तो ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल। अगर इक्वल टू की जगह Q2 माइनस Q1 का डिफरेंस Q3 माइनस Q2 से है, ये बड़ा है और ये छोटा है डिफरेंस, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा निगेटिवली स्क्यूड। अगर ऐसा है मतलब Q2 माइनस Q1 छोटा है Q3 माइनस Q2 से, ओके, तो अगर ऐसा रहा तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये भी फॉर्मूलेज है क्वार्टाइल्स के, तो क्वार्टाइल्स के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द स्क्यूनेस, और ये स्क्यूनेस देखा जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। इक्वल टू रहा तो सिमेट्रिकल, अगर Q2 माइनस Q1 छोटा रहा तो पॉजिटिवली स्क्यूड, बड़ा रहा तो निगेटिवली स्क्यूड, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशनशिप हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। अभी ज्योमेट्रिक मीन ये कब आता है, ये हमेशा याद रखो कि परसेंटेज का जब भी एवरेज लेने की बात हो गई, परसेंटेज का एवरेज लेने की बात हो गई, तो जीएम निकालना पड़ेगा।
एग्जामिनर तुमको बताएगा भी नहीं मेन एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर मेन एग्जाम के अंदर तुमको बोलेगा सिर्फ एवरेज निकालो और डेटा परसेंटेज में दे देगा, और तुम निकालेंगे अरिथमेटिकल मीन, पर एक्चुअली रहेगा जीएम। अगर डेटा परसेंटेज में है, एग्जामिनर ने बोला नहीं, तो भी तुमको जीएम ही यूज करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर में आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है? ये तुम्हारा फिशर का है। क्यों फिशर? क्योंकि वो परसेंटेज जो है, इसलिए इसको जीएम में ले रहा है। लास्ट पेरेंट पाशिस का फॉर्मूले को जीएम में लेता है, इसके वजह से फिशर का इंडेक्स नंबर आइडियल इंडेक्स नंबर बन जाता है। ओके ठीक है। तो जब भी डेटा परसेंटेज में रहेगा तुमको एवरेज जीएम फॉर्मेट में लेना है। तो जीएम फॉर्मेट में लेना है मतलब क्या करना है? सपोज फॉर एग्जांपल ये नंबर दिए 2 5 7 9 11। अभी मुझे इसका जीएम ढूंढना है, इसका जीएम ढूंढना है। तो जीएम ढूंढने के लिए कैलकुलेटर पे जो अपन ने कल किया एसआईसीआई चैप्टर में, वो यहाँ पे करना है। क्या? ये पांचों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, इन पांचों को मल्टीप्लाई करो। कितना आता है मल्टीप्लीकेशन? बोलो मुझे इन पांचों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। 6930। ओके 6930 आया। फिर ये पांचों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा बच्चों, इसका फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा। पांचों नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर इसका फिफ्थ रूट लो। अभी फिफ्थ रूट कैसे लेंगे अपन? इसका फिफ्थ रूट कैसे लेंगे? तो इसका फिफ्थ रूट लेने का तरीका जैसा मैंने कल बताया, रूट बटन 12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय, कितवा रूट लेना है? पांचवा, तो डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करो। इस प्रोसीजर को फॉलो करके तुम्हारा आंसर आ रहा है सपोज 5.87। ठीक है, तो ये हो गया उसका जीएम। तो तुमको बेसिकली जीएम मिल चुका। ठीक है, तो बेसिकली जीएम निकालने का यही तरीका है, जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो और जितना रूट है, मतलब जितने नंबर से उतना रूट। 5 नंबर है फिफ्थ रूट, 10 नंबर है 10th रूट, 12 नंबर है 12th रूट। ठीक है, ओके। अगर डिस्क्रीट सीरीज रहा, डिस्क्रीट सीरीज में जीएम कैसा ढूंढेंगे? अगर मुझे दिया है एक्स एंड एफ, एक्स एंड एफ दिया है, ठीक है, तो एक्स एंड एफ सपोज ये 2 3 4, फ्रीक्वेंसीज आर 2 1 3, ऐसा है। अगर मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमेशा याद रखो कि एक्स रेस टू एफ करना पड़ेगा, एक्स रेस टू एफ, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर उसका रूट लेना है समेशन ऑफ एफ। मतलब 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 1 इंटू 4 रेस टू 3, फिर उसका रूट लेंगे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 2 + 1 3, ये 6 है, तो मुझे इसका सिक्स रूट लेना पड़ेगा, सिक्स रूट लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का पावर 1 और 4 का रेस टू 3, ये 64 आता है। इसका सिक्स रूट लेना पड़ेगा। तो सॉल्व करो और मुझे बोलो सिक्स रूट इसका कितना। हम्म, हाँ, तो 3.02 ये आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारे डिस्क्रीट सीरीज का सॉल्व करना है। कंटिन्यूस सीरीज तुमको सिलेबस में नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज भी एक्चुअली बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े आंसर्स आते हैं जो कि कैलकुलेटर पे कभी कभी फिट भी नहीं होते। तो डिस्क्रीट सीरीज भी एग्जामिनर जनरली पूछता नहीं है। अगर पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करना ये मैंने अभी तुमको बताया। ठीक है, जनरली तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया एग्जामिनर तो हाउ टू सॉल्व ये मैंने बताया। अगर पूछ भी लिया ना एग्जामिनर, बहुत छोटे छोटे नंबर से पूछेगा, जैसा भी अपन ने देखा ना, तो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के साथ पूछेगा ये। ठीक है, तो जीएम के कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है जीएम के प्रॉपर्टीज? शॉर्ट में बता देता हूँ।
ठीक है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, तो ये अपन थोड़ी देर के बाद देखेंगे, एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। ठीक है, अ, अगर कोई सीरीज के अंदर एक नंबर भी जीरो आ जाता है, एक नंबर कोई भी जीरो आ जाता है, तो पूरा जीएम भी जीरो, क्योंकि जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो। तो अगर एक आधी सीरीज में एक नंबर जीरो है तो पूरा आंसर भी जीरो हो जाएगा। अगर दो सीरीज के अंदर इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ आइटम सेम है, मतलब पहले सीरीज में तीन नंबर है, दूसरे सीरीज में भी तीन नंबर है, और मुझे कंबाइंड जीएम निकालना है, तो दोनों जीएम का जीएम निकालो, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसका रूट ले लो, मुझे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एएम जीएम एंड एचएम के अंदर एक खास नाता है, जीएम इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम अंडर द रूट, तो जीएम इज इक्वल टू एएम इंटू एचएम अंडर द रूट, या फिर ये भी बोल सकते हैं एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। अगर सीरीज के अंदर नंबर सेम नहीं है तो, अगर पूरे नंबर सेम है तो एएम इज इक्वल टू जीएम इज इक्वल टू एचएम। अगर डिस्टिंक्ट नंबर है तो एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना है। तो इसको याद रखने का टेक्निक भी बोला था, ए नाम से तुम्हारा जो भी फ्रेंड है उसके नाम पे बिल फाड़ो, आनंद गंदा है तो AGH। ठीक है, तो AM is greater than GM is greater than HM. If all the observation assumed by the variable constant say K, then the GM of the observation is also K. तो एक आधे सीरीज के अंदर सेम नंबर है तो ऑब्वियसली उसका, मैंने बोला था मीन, मेडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वही नंबर रहेगा, तो जो यहाँ पे है। The logarithm of GM for a set of observation is the AM of the logarithm of the observations. इसको अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं डालते हैं। अगर मैंने जीएम का लॉग लिया तो वो एएम के जैसा एक्ट करेगा। तो बेसिकली एएम जो है तुम्हारा, तो एएम का फॉर्मूला क्या है अपना, तो समेशन ऑफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ है। तो बेसिकली तुमको इसको लॉग लगाना है और कुछ नहीं, तो एफ लॉग ऑफ एक्स समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, तो तुमको लॉग ऑफ जीएम मिलेगा। लॉग ऑफ जीएम में अरिथमेटिकल मीन के फॉर्मूले के सिमिलर तुमको दिखेगा जब लॉगरिथम के साथ अपन करेंगे, तो ये थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज लॉग ऑफ जीएम, ये तुमको नोट्स में भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर z ये एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन है तो उनके दोनों की जीएम का मल्टीप्लिकेशन भी z का जीएम बन जाएगा, और z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो जीएम ऑफ एक्स बाय जीएम ऑफ वाई करो तो z का जीएम तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एएम जीएम एंड एचएम में खास नाता है जैसे अपन ने देखा, तो जीएम इज इक्वल टू अंडर द रूट एएम इंटू एचएम, एएम इंटू एचएम। तो इसको यूज करके मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, तुम मुझे बोलो। से फॉर एग्जाम्पल जीएम दिया है 10, एएम दिया है 12, एचएम ढूंढो और बताओ, मैं बाद में सॉल्व करके बताऊंगा एचएम कितना। जीएम दिया है 10, एएम दिया है 12, एचएम कितना। ओके, लेट्स सी। जीएम दिया है तुमको 10, अंडर द रूट एएम दिया है 12, मुझे पता नहीं एचएम। तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू एचएम, तो एचएम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 8.333, तो 8.333 ये तुम्हारा एचएम। ठीक है, सिमिलर लाइंस पे सपोज
एएम बोलो कितना। यस, तो जीएम का स्क्वायर करो, 64 डिवाइडेड बाय HM2, तो आएगा 32, करेक्ट। तो अभी कभी कभी एग्जामिनर इन सबको यूज कर सकता है, मीन, मीडियन एंड मोड, एएम, जीएम, एचएम, इन सब का नाता यूज कर सकता है। सपोज ये ढूंढो दोनों, एएम एंड एचएम। सबसे पहले तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो मीन मुझे दिया है 25, मोड दिया है 35, 3, मीन मुझे पता नहीं, सॉरी, मीन मुझे पता नहीं, मीडियन दिया है 25। ठीक है, तो x माइनस 35 इज इक्वल टू 3x माइनस 75, एक्स उधर चले जाएगा, 75 उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 40, यहाँ पे बचेगा 2x, तो x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20, तो मीन आ गया 20। तो मीन आने के बाद 20, तो gm इज इक्वल टू अंडर द रूट am इंटू hm। तो gm दिया था मैंने 15, अंडर द रूट am आया 20 इंटू एक्स, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो 20x, तो x आ जाएगा तुम्हारा 11.25। तो यस, HM है 11.25 एंड मीन है 20। ठीक है, तो 20 कॉमा 11.25, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो AM, GM, HM, अभी HM की तरफ आते हैं अपन। ओके, समझ में आया? लगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ HM। हार्मोनिक मीन। अभी हार्मोनिक मीन क्या है? तो हार्मोनिक मीन इज बेसिकली जब तुमको जब भी रेशियोज दिए रहेंगे, रेशियो या फिर कॉम्पोजिट यूनिट,
ओके, कॉम्पोजिट यूनिट मतलब जहाँ पे दो यूनिट एक साथ होते हैं। स्पीड, स्पीड इज जनरली हार्मोनिक मीन, जैसा डिस्टेंस पर आर होता है। रेशियोज जब तुमको दिए रहेंगे कौन सी भी चीज के, तो तुमको हार्मोनिक मीन यूज करना है। अभी हार्मोनिक मीन करते कैसे? सपोज हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एग्जैक्टली एम के उल्टा होता है, एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू योर हार्मोनिक मीन। या डिस्क्रीट सीरीज रहा तो समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ बाय एक्स, ये फॉर्मूला है तुम्हारे हार्मोनिक मीन का। जनरली तुमको स्पीड के क्वेश्चंस जब भी पूछते वो हार्मोनिक मीन होती है। सपोज एखादे व्हीकल की स्पीड दी वाली है तुमको 20, 40 एंड से 80। अभी तुमको इसका एवरेज निकालना है। अभी एग्जामिनर ध्यान में रखो कि ऐसे टाइम पे परसेंटेज में डेटा देना, एवरेज निकालो बोला तो वो जीएम ही निकालना है। स्पीड दिया और एवरेज निकालने को बोला है तो तुमको कोई भी एग्जामिनर क्लियर कट नहीं बताएगा कि तुमको बेसिकली एचएम निकालना है, तो एचएम तुमको समझना पड़ेगा। तो तुम खुद ही ध्यान में रखो, एग्जाम के अंदर स्पीड के क्वेश्चंस आ गए तो वो एचएम के ही क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्पोजिट यूनिट के क्वेश्चंस आ गए तो वो एचएम के ही रहेंगे, रेशो के आ गए तो एचएम के ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कितने स्पीड दिए तुमको? तीन, तीन स्पीड दिए, तो ये 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/80 ऐसा करना है। अभी इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं? तो कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता है तो 1/1/20 इक्वल टू मेमोरी प्लस। ओके, 1/, ये हो गया। फिर 1/40 इक्वल टू मेमोरी प्लस, और फिर 1/80 इक्वल टू मेमोरी प्लस। तो 1/20 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1/40 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1/80 इक्वल टू मेमोरी प्लस। तो ये जब करेंगे तो ये पूरे मेमोरी में तुम्हारा डिनोमिनेटर सेव हो चुका है। तो अभी इसके बाद तुमको क्या करना है? 3/मेमोरी रिकॉल, 3/मेमोरी रिकॉल। तो 3/मेमोरी रिकॉल करना है तो तुमको आंसर आ जाएगा इसका 34.28, 34.28। बेसिकली जितने स्पीड है वो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1/, ऐसा। तो रेसिप्रोकल निकालने का तरीका मैंने जो बताया, 1/, जो भी स्पीड है इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसे करते जाना है। और मेमोरी रिकॉल में वो रहेगा तो 3/मेमोरी रिकॉल, तो उसको तुमको बिना कुछ पेज पेन यूज किए पूरे कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 34.28। इस तरीके से तुमको एचएम निकालना है। अभी सपोज मैंने ऐसा कुछ दिया है डिस्टेंस के साथ, ओके, डिस्टेंसेस। सपोज ए टू बी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, बी से सी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, सी से डी है 50 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंसेस एंड स्पीड, ए से बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी की 100 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब तीन स्पीड दिए वाले हैं और तीनों की डिस्टेंसेस दिए वाले हैं। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखो कि समय, तुमको ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ बाय एक्स, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो पहले डिस्टेंस का टोटल ले लो। डिस्टेंस का टोटल 20, 30, 50, ये 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 20/80। बहुत बार स्टूडेंट्स उल्टा कर देते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लगा तो तुम ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ डी बाय समेशन ऑफ डी बाय एस। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तुमको याद रहेगा, ठीक है। तो 30/100 प्लस 50/150। तो पहले की पहले मेमोरी क्लियर करो, पहले का मेमोरी क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करना।
सपोज मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 50 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल टू मेमोरी प्लस। तो ये करने के बाद फिर तुमको 100 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करना है। तो ये सब करके शायद तक तुम्हारा 113.20 ये आंसर आ जाएगा। तो 113.20 शुड बी योर आंसर। ओके, समझ में आया? ओके, तो हार्मोनिक मीन, अभी हार्मोनिक मीन में एक चीज होती है कि वेटेज, सॉरी ठीक है, और एक चीज देख लेते हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन तो दो सीरीजेस है, N1 N2 H1 H2 दिया है और तुमको H12 निकालना है। तो H12 जो है कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, इट इज N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 बाय H1 प्लस N2 बाय H2, इस तरीके से निकालना है। तो N1 बाय, तो ये निकालते समय मतलब तुमको सपोज N दिया वाला है 10, 20, 15, 18, अगर ऐसा दिया वाला है और तुमको बोला है कि तुमको कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालो, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने का ये तरीका है। तो अभी जैसा N1 है 10 प्लस 20, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 18, सॉल्व करके बोलो मुझे। तो ये 30 डिवाइडेड बाय कुछ तो करके कितना आ रहा है बोलो। सेम ये जैसा डिस्टेंस के फॉर्मूले से करे तो वैसे ही आना चाहिए। तो 16.875, यस, तो 16.875 इज द आंसर। तो 16.875 ये आंसर आया कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। ओके, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन। अभी जो हार्मोनिक मीन है, तो तुमको ये ऐसा करना है, जिनके कैलकुलेटर पे नहीं आया, ओके, सिंपली तुमको क्या करना है, कैलकुलेटर का पहले मेमोरी रिकॉल क्लियर करो, मेमोरीज तुम्हारे रहेंगे ऑलरेडी पहले के। तो 10 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 20 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू मेमोरी प्लस, फिर 30 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल आना चाहिए। ओके, तो एएम जो है मोर और लेस सबको जब कैलकुलेटर करता है तो इक्वल वेटेज देता है, मोर और लेस। ज्यादा नंबर बड़ा रहने दो, छोटा नंबर रहने दो, डजेंट मैटर, सबके लिए वो इक्वल वेटेज देता है। बट जीएम जब निकालते हैं, जीएम स्मॉलर नंबर को ज्यादा वेटेज देता है एंड हाई वैल्यूज वालों को कम वेटेज देता है। स्मॉलर नंबर को ज्यादा वेटेज देता है, हाई वैल्यूज को कम वेटेज देता है। जब कभी भी हायर वैल्यूज का इफेक्ट टोन डाउन करना है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का टोन डाउन करना है, तो तुमको एचएम यूज करना चाहिए। तो वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुमको थ्योरी बोल के आएगी, तो थ्योरी के लिए याद रखना है। उसके बाद आता है तुम्हारा वेटेड एएम जीएम एचएम। तो वेटेड एएम जीएम एचएम क्या होते हैं? इट इज नथिंग बट जो भी तुम्हारे डिस्क्रीट सीरीज के एएम जीएम एचएम के फॉर्मूले हैं, एएम जीएम एचएम। ओके, डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। जीएम का मैंने बताया था, याद है? x1 रेस टू f1, x2 इंटू f2 इंटू x3 रेस टू f3 अंडर द रूट समेशन ऑफ f। और एचएम का भी अपन ने फॉर्मूला देखा, समेशन ऑफ f बाय समेशन ऑफ f बाय x। तो ये है डिस्क्रीट सीरीज के तीनों के फॉर्मूले, एएम जीएम एंड एचएम के फॉर्मूले। बट जब वेटेड बोलते हैं, वेटेड इज नथिंग बट एग्जाम में तुमको वेटेज जब दे दिया, तो वेटेज जो देते हैं तुमको, वो तुमको फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्लेस करना है बेटा। क्या करना है तुमको? फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्लेस करना है। जहां जहां पे तुमको एफ दिखा, जहां जहां पे तुमको एफ दिखा, वो तुमको कट करके उसके जगह तुमको डब्ल्यू लिखना है। तो समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू,
रेस टू डब्ल्यू, डब्ल्यू रूट, या समेशन ऑफ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्स। तो जो जो जहां जहां पे एफ था वहां वहां पे अपन ने डब्ल्यू लिख दिया। तो वेटेड अरिथमेटिकल मीन, वेटेड जीएम या वेटेड एचएम निकालने को बोला तो तुमको अलग कुछ भी नहीं करना है। मेन एग्जाम में ये याद रखो, यू हैव टू डू जैसा नॉर्मल बाकी डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस करते थे वही करना है। सबसे बेस्ट टेंडेंसी कौन सा? सबसे बेस्ट टेंडेंसी होता है अरिथमेटिकल मीन। फैशन या क्वालिटेटिव डेटा को अगर तुमको कुछ यूज करना है टेंडेंसी के लिए तो तुमको मोड यूज करना है। स्पीड के लिए या कंपोजिट यूनिट्स के लिए या रेट्स के लिए यूज करना है तो तुमको एचएम। अगर परसेंटेज में डेटा है तो जीएम। ठीक है, सॉरी, फैशन एंड ट्रेंड के लिए मीडियन भी यूज किया जा सकता है बहुत बार क्वालिटेटिव डेटा के लिए। फैशन के लिए मोड और क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन। ओके, ऑब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए तो मीडियन यूज करना है। पार्टीशन वैल्यूज अपन ने देख लिए। तो ओवरऑल इस चैप्टर का समअप अभी अपना हो चुका है। तो टेंडेंसी अपना यहाँ पे खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्पर्शन। अभी प्रॉब्लम इज दैट कि तुम्हारा इस सेशन के बाद अकाउंट का सेशन है, 7:15 को है शायद तक। अपने पास है आधा घंटा, तो आधा घंटा जितना हो सकता है उतना मैं डिस्पर्शन का पार्ट लूंगा और उसके बाद बैलेंस पार्ट को देखते हैं। या फिर तुम बच्चों अभी कमेंट सेक्शन में बोलो, लगा तो अपन डिस्पर्शन पार्ट बाद में भी ले सकते हैं पूरा का पूरा, कि अभी कंटिन्यू करना है आधा घंटा। ओके, तो हाँ, तो अभी अपन क्या करेंगे, कल शाम में अभी सेशंस है तो अभी एक्चुअली तुम्हारा शेड्यूल बना वाला है। एक्चुअली क्या है कि पूरा शेड्यूल तुम्हारा बन चुका है पूरे मैराथन्स का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कल जैसा आज दिनेश सर ने शाम में लिया है 7, 7:15 बजे, तो तो अपन वैसा ही, मतलब तुमको मतलब मुझे क्या बोलना है कि जैसा आज आप दिनेश सर लेट ले रहे तो कल अपन लेट लेंगे सेशन। ठीक है, संडे बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक के साथ जुड़ गए तुम, तो एक हफ्ते का गैप आने के बाद बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। कल एक दिन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा डिस्पर्शन को 2 घंटे नहीं लगते क्योंकि उसमें 4 ही है। ठीक है, तो डिस्पर्शन तुमको मैं 1.5 घंटे में कंप्लीट करके दूंगा। तो कल अपन 7:15 बजे लेंगे सेशन, 7:15 8:30 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेपर पूरे एंड में रखेंगे, बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी पेपर रखूंगा तो तुम बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यस, पेपर्स का शेड्यूल बना भी नहीं है, तो पेपर अपन एंड में रखेंगे 30 अप्रैल के आसपास, मतलब जब तुम्हारे पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तभी रखेंगे। क्योंकि अगर अभी अपन रख देंगे तो बीच में तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तुम बाकी चीजों पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। 30 अप्रैल या उसके आसपास रख देंगे। ठीक है, ओके। तो जो भी चीजें बतानी है अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।